देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं वो एक तो जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है नोमेनक्लेचर से बन सकते हैं, वर्नर से बन सकते हैं, और तीसरा जो आता है ये वाला इम्पोर्टेंस वाला, उनसे बन सकते हैं, और आइसोमेरिज्म से बन सकते हैं। ठीक है, जितने प्रोबेबल क्वेश्चन मिले हैं उतने इसमें करवा दिए मैंने, बाकी PYQ से कर लेना। ठीक है, PYQ में भी क्वेश्चन अच्छे दिए हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चन है जो मतलब आए हुए हैं रिपीटेटिवली, तो वही वाले करवा रही हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब मोस्टली पूछा गया है, एक ना एक उसमें किसी न किसी उसमें पूछ लिए हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे करना है, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, इसका फार्मूला है, क्या होता है फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का। पहली बात इसको डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, इसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं रूट में n+2। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे जो Ni है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो Cl क्या है मेरे पास 4 है, एक Cl पे क्या होता है -1 होता है, तो 4 Cl पे हो गया 4 नेगेटिव, पूरे उस पे क्या है 2 नेगेटिव है, तो Ni का यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा +2। तो Ni+2 है मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब Ni+2 में क्या शो करता है, तो हमने पढ़ा है शक्तिवान करे मना फिर क्यों निकले कॉपर जिंक। ठीक है, वो स्टोरी पूरी पढ़ी है, तो उसमें मेरे पास जो ये N आता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी आती है दैट इज़ D8। ठीक है, D8 जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो मेरे पास होती है Ni की। अब अगर यहाँ पे D8 इसका मेरे पास है कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लगता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। D8 का मतलब है कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें मेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये यहाँ पर सिली मिस्टेक होती है, हम सोचते हैं यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने होंगे, 2 होंगे। हमारे पास जो डी सबशेल होती है, देखो ये मेरे पास डी सबशेल है, इसमें 5 ऑर्बिटल हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें पता है जो हमने Ni देखा है दैट इज Ni किस फॉर्म में है, +2 स्टेट में है। +2 में यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, D8 आ रही है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 2 बचे। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक शॉर्टकट था कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही पॉइंट समथिंग कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, क्योंकि इसके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.82। या इस तरीके से कर लो, या तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू रूट एन n+2 उससे कर लो। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा मेरे पास 2। तो यहाँ पर 2 पुट करो, यहाँ पर 2 पुट करो, तो 2 + 2 4, 4 × 2 8, √8 निकाल लो, √8 की जो वैल्यू आएगी 2.82 ही आएगी। ठीक है, तो या तो उससे कर लो या इससे कर लो। ठीक है, दोनों से। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला एक क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा मेरे पास है ये आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म से क्या क्वेश्चन है, आइसोमेरिज्म से ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर CONH3 5 NO3 SO4 CONH3 5 SO4 NO3 ये कौन सा एग्जिबिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, देखो NO3 अंदर था, फिर यहाँ पर SO4 अंदर आया, यहाँ पर SO4 बाहर था, यहाँ पर NO3 बाहर आया। मतलब क्या हो रहा है, आपस में आइसोमर्स का चेंज हो रहा है, दैट इज आयंस का चेंज हो रहा है। तो ऐसी तरह के आइसोमेरिज्म को हम कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कब होता है, जब पूरा पूरा कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा था। ऑप्टिकल तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वो जो हमने वहाँ पे कंडीशन पढ़ी है Ma2B2 वाली, ये तो ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दिख रही, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। लिंकेज एम्बीडेंटेड होना चाहिए, यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिए नहीं प्रेजेंट है। तो कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमर हो गया, जिसमें मेरे पास आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है विद इन द ब्रैकेट और आउटसाइड द ब्रैकेट जाके। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया मेरे पास आइसोमेरिज्म का। थर्ड क्या पूछ रहे हैं, थर्ड पूछ रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। कौन से इसमें
एटम है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ये वाला क्वेश्चन खुद करके मुझे आंसर बताओगी कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। सबका बस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। NH3 यहाँ पे न्यूट्रल एलिमेंट है, CN पे -1 होता है तो ये -6 हो गया। ये K4 है तो 4 हो गया, तो यहाँ पे Fe का क्या आएगा K2। Ni का फिर CN का क्या है -4 है तो -4 से करके, ठीक है। तो ये वाले का मेरे को आंसर बताना और चारों का वो ऑक्सीडेशन निकाल के बताना है, ठीक है। कौन सा किसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। फिर फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पर कौन सा तरह का आइसोमेरिज्म शो हो रहा है बाय द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है CuNH36 CrCN6 CrNH36 और CuCN6। यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास ब्रैकेट ब्रैकेट चेंज हो रहे हैं। तो जहाँ पर पूरा पूरा ब्रैकेट में चेंज आता है वहाँ पे मेरे पास कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। CuNH3 CrCN6। यहाँ पे Cu के साथ NH3 था, यहाँ पे Cr के साथ NH3 हो गया। यहाँ पे Cu के साथ CN6 था और यहाँ पे Co के साथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया मेरे पास, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, द कंपाउंड्स CrH2O6Cl3 CrH2O5Cl H2O एंड CrA। तो यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो रहा है, तो जहाँ पे भी H2 आ जाता है वहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जब भी स्ट्रक्चर से पूछेगा तो, ठीक है। आयोनाइजेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, हाइड्रेट क्या है, लिंकेज क्या है, यही सब, ठीक है। तो ये तो इजी था मेरे पास आयोनाइजेशन के सारे क्वेश्चन, और ये मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट का है, ठीक है। ये जो मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है वो करके मुझे भेजना, ठीक है। सेकेंड ये क्वेश्चन, रुक जाओ, इसका तो आंसर दिया हुआ है, ये मुझे एक्सप्लेन करना है क्योंकि मुझे लीगेंड पे जो VBT वाला है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा था तो मैंने उसको वैसे कर दिया, ठीक है। मतलब नेट से निकाल के उसका क्वेश्चन, क्योंकि इस बुक में उसका PYQ एक भी नहीं था, इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो मेरे पास दिया हुआ है किसका, जो मेरे पास फॉर्मूला मैंने बताया था उसका। ये मेरे पास क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। हमने 3 थ्योरी पढ़ी है। पहली जो थ्योरी थी वो वर्नर्स की थ्योरी थी, दूसरी जो थी वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, और तीसरी जो थी वो स्प्लिटिंग की थ्योरी थी, ठीक है, दैट इज CFT। तो CFT में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा टी, तो वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला ही पूछा है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूला था दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ, वही फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ रहा था, तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या बोल रहा है, द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयंस आर एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और यहाँ पर उसका लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। हमें बताना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैक्सिमम किसके लिए होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमने वहाँ पर क्या पढ़ा है, जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, ठीक है। जब हम स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या पढ़े थे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, ठीक है। वो जब तक याद नहीं होंगी तब तक CFT के बेस्ड क्वेश्चन ये वाले जो है वो एक भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना पड़ेगा। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही सॉल्व होगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर हमें लैम्डा को कंपैरिजन करने को बोला है, ठीक है, लैम्डा कंपैरिजन करने को बोला है। और हमें जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है उसमें हमें किसका ऑर्डर मिलता है, एनर्जी का ऑर्डर मिलता है, ठीक है। और हमें पता है जो मेरे पास लैम्डा होता है वो मेरे पास क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन होता है किसकी, एनर्जी के। मतलब क्या है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें एनर्जी का ऑर्डर मिला, हमसे पूछा लैम्डा का ऑर्डर है, क्योंकि इस टेबल में गिवन हमें क्या है, लैम्डा की वैल्यू दी है और हमें निकालना क्या है, एनर्जी के कॉन्सेप्ट में। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इन्वर्स करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है, क्या बोला है, CuNH3CN6H2O, ठीक है। तो अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मेरे पास, ठीक है, तो अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो तो उसमें पता होगा कि जो CN होता है उसकी जो मेरे पास वो होती है एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा होती है। देन मेरे पास H2 होता है, देन मेरे पास NH3 होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम फॉर, मैक्सिमम किसके लिए होगी, तो मैक्सिमम उसके लिए होगी जिसका लैम्डा मिनिमम होगा। लैम्डा किसका मिनिमम है, CN का मिनिमम है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो अभी यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है एनर्जी को कंपैरिजन में। मान लो यहाँ पे लैम्डा नहीं दिया रहता और तब एनर्जी का कंपैरिजन पूछ रहा था, तब भी यही आंसर आता क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसका
लैम्डा सबसे कम होगा। अब यहाँ पे लैम्डा दिया है तो अगर एनर्जी का नहीं फॉर्मेट पता है तब भी हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी Cn की होगी, देन मेरे पास एनर्जी NH3 होगी एंड देन मेरे पास ये H2O की होगी। तो यहाँ पर अगर एनर्जी का सीक्वेंस पूछेगा तो Cn वाले लीगेंड की होगी, देन मेरे पास NH3 वाले लीगेंड की होगी एंड देन वी हैव H2O के लीगेंड की होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा मेरे पास किसका, एनर्जी का। तो यहाँ पर अभी तो एनर्जी मैक्सिमम बस पूछी थी तो ये वाला आंसर हो गया। अगर ऑर्डर पूछता तो हम वैसे कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा है दैट इज डेल्टा टी वाला इक्वल्स टू वाला, उस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास कौन सा वाला दिया है, ये थर्ड क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, द CFC ऑफ CuCl6 इज 18,000, द CFC ऑफ CuCl4 नेगेटिव इज। देखो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा ओ। ठीक है, अब यहाँ पे CFC जो दिया है दैट इज 18,000 दिया है, मतलब यहाँ पे डेल्टा ओ की वैल्यू दी हुई है। लिख लेती हूँ फॉर्मूला, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू दिया है 4/9 डेल्टा ओ। ठीक है, तो मेरे पास डेल्टा ओ की वैल्यू क्या दी हुई है, 18,000 दी हुई है। तो हमें कुछ नहीं करना, 4/9 इंटू 18,000, यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका, 18,000, 3 0 है ना, हाँ यहाँ से ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2,000, 2,000 इंटू 4 कर देंगे दैट इज 8,000। तो 8,000 जो हो जाएगा दैट इज द वैल्यू फॉर द जो भी पूछा है, एनर्जी पूछा है ना, हाँ तो CFC एनर्जी फॉर CuCl4 क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। इस तरह से हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना था जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हमें डेल्टा CFC दिया था, डेल्टा टी पूछा था, तो इस तरह से हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अब ये जो मेरे पास दिया है ये तो वो है, वही सिंपल है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो वो है लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो रेयरली ऑब्जर्व्ड होते हैं, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन बहुत कम ऑब्जर्व होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन द पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए दोनों स्टेटमेंट सही है, हमने NCERT में पढ़ी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इसीलिए कम पॉसिबल होता है क्योंकि वहाँ पर टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, दैट इज डेल्टा ओ जो होता है लेस देन होता है पेयरिंग एनर्जी। इस रीज़न की वजह से यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो रेयरली ऑब्जर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सर्शन रीज़न दोनों करेक्ट था और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन थे कौन सा, वो जो मेरे पास फॉर्मूला बेस्ड CFT वाला पार्ट है उससे। ठीक है, अब मेरे पास आता है ये वाला। ठीक है, ये मेरे पास आ गया वर्नर्स थ्योरी से। वर्नर्स थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, वर्नर्स थ्योरी में हमने पढ़ा था प्राइमरी वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट और सेकेंडरी वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट। प्राइमरी वैलेंसी जो था वो ऑक्सीडेशन नंबर से एसोसिएटेड था, जो सेकेंडरी वैलेंसी था दैट इज एसोसिएटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कैसे हमारे पास डिफरेंट जो मेरे पास मेटल होते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंट वो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें करना रहता है। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो समझते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स दिस। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स से कितने मेरे पास आयंस प्रोड्यूस होंगे सॉल्यूशन में, वो पूछ रहा है। अब देखो आयन के प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि कोई पानी है, ठीक है, पानी में जब मेरे पास आयंस जाएगा तो वो कितने में टूटेगा, वही तो मीन्स है हाउ मेनी आयंस प्रोड्यूस्ड, तो कितने प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर कितने आयंस इन्वॉल्व है, देखो जो मेरे पास ये सॉरी जो मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया है दैट इज CuNH3, 1 सेकेंड, ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है CuNH3 5Cl, ठीक है, ये मेरे पास एक पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कॉम्प्लेक्स है। इसके बाहर मेरे पास क्या है, दो मेरे पास आयोनाइजेशन स्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आयंस हुए, जब मेरे पास पानी में जाएगा तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर 2 आयंस प्रोड्यूस करेगा और ये पूरा कोऑर्डिनेशन जो है वो 1 आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो मेरे पास कितने टोटल आयंस प्रोड्यूस होंगे, 3 टोटल आयंस प्रोड्यूस होंगे। हमेशा ध्यान रखना जो मेरे पास बाहर ये आयोनाइजेशन स्फीयर होता है उसमें जितना अमाउंट होता है उसको हम लेते हैं, और जो मेरे पास अंदर है, ठीक है, इसमें मेरे पास ये पूरा एक साथ ही डिसोसिएट होगा, अलग ऐसा नहीं होगा कि CO अलग गिरेगा, NH3 अलग जाएगा, Cl अलग जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला पार्ट है वो पूरा एक साथ डिसॉल्व होगा और जो इसके बाहर वाला है उसका हम नंबर काउंट करते हैं जितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 Cl बाहर है, एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन क्या हो गया, 3 का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस
प्रोड्यूस्ड पर फॉर्मूला यूनिट इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरे पास वही पूछा है कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पर कितने प्रोड्यूस होंगे। अब देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कहाँ से कहाँ तक का कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, CO से लेके EN तक में, मतलब CU EN3 और CL3 बाहर है। तो यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होगा, ये टूटेगा एक में और CL टूटेगा 3 में, तो मेरे पास टोटल क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, 4 आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आयंस प्रोड्यूस वाला होता है वो क्वेश्चन करते हैं। जितने आयन प्रोडक्शन होंगे उतना जो बाहर लिखा है आयनाइजेशन स्फीयर के उसको हम टोटल लेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को 1 लेंगे और उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास जो तीसरा ये क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, ये वर्नर्स के बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन 1 मोल ऑफ CuCl3.5NH3 was treated with aqueous of silver nitrate solution, 2 moles of AgCl was precipitated, the formula of the compound। जब मेरे पास 2 मोल्स प्रेसिपिटेट हो रहे हैं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड बताना है, तो 2 मोल्स के लिए डायरेक्टली देख लो, यहाँ पे Cl2 दो बाहर है, तो यही वाला तो आंसर होगा। 5NH3 करना है, मतलब Cu को हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे सेटिस्फाई करना है। 5 सेटिस्फाई करवाने के लिए मेरे पास Cu का मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जब हमारे पास इसका जब Cu+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उस टाइम पे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 रखना रहता है, ठीक है। अगर ये बात पता ना भी हो तो बिना उसके पता हुए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर एक Cl बाहर है, इसमें एक Cl बाहर है, इसमें एक भी Cl बाहर नहीं है। इसमें डायरेक्टली बोल दिया 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड क्या रहता है, जो बाहर अमाउंट प्रेजेंट हो, और बाहर अमाउंट जो प्रेजेंट होगा वही तो प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो बाहर 2 मोल होना तो चाहिए प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, तो 2 मोल सिर्फ किस में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बोल सकती हूँ ऑप्शन देख के कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उतना वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देख के पता चल जाता है कि हाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन, इसमें मतलब ये पता होने की ज़रूरत नहीं है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर मान लो किसी ऑप्शन में और Cl2 बाहर रहता तब दिक्कत रहती, लेकिन बस Cl2 एक ही ऑप्शन में बाहर है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये मेरे पास बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cu इन द कॉम्प्लेक्स दिस। इसका आंसर तुम मुझे बताना कि क्या होगा। अब ये वाला जो है द पेयर ऑफ ये एंड ये, तो अभी ऐसा क्वेश्चन सेम हमने ऊपर किया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl2 अंदर था बाहर चला गया, यहाँ पर Br बाहर था इसमें अंदर आ गया, तो मतलब ये कौन सा आयोनाइजेशन होगा, लिंकेज। हाइड्रेट H2O नहीं है, आयोनाइजेशन, अरे सॉरी, ये कौन सा ऑप्शन होगा, आयोनाइजेशन। लिंकेज क्यों नहीं होगा, लिंकेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, इस वजह से आयोनाइजेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है। अब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स वाला, ठीक है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स जहाँ पे भी बोलेगा वहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जो मेरे पास रिंग फॉर्मेशन करते हैं सिर्फ वही मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। यहाँ पे H2O नहीं बनाएगा, Cn नहीं बनाएगा, Cu नहीं बनाएगा। रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कौन करता है, C2O4 करता है, तो हमेशा यही ऑप्शन रहेगा। मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स रिपीट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, मोस्ट स्टेबल कौन सा है, रिंग फॉर्मेशन कौन कर रहा है। तो बहुत अच्छे से याद रखना कि मोस्ट स्टेबल पूछे चाहे रिंग फॉर्मेशन पूछे, जो मेरे पास काइलेशन कर पाते हैं हम उनका ही एग्जांपल देंगे। जैसे C2O4 हो गया, EN हो गया, ये सब क्या करते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं, तो वही मेरे पास मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मोस्ट स्टेबल कंफ्यूजन ये आती है कि स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स है तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो वो मोस्ट स्टेबल बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। CN यहाँ पे मोस्ट स्टेबल नहीं बनाएगा, जो रिंग फॉर्मेशन कर पाते हैं वो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें मेरे पास 2 क्वेश्चन दिए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ये वाला 16th नंबर, और एक वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, तो उसमें चारों ऑप्शन के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाले VBT के। देखो सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखे हैं, 1 सेकेंड, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखे हैं ये बेसिक पार्ट से क्वेश्चन था, ठीक है। फिर जो हमने नेक्स्ट वो देखा है क्वेश्चन, वो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन देखे हैं वो CFT वाले पे बेस्ड है। जो मैं कह रही थी फार्मूला वाला कैसे आता है, तो फार्मूला वाले पे यहाँ पे बता दिया है। फिर जो मेरे पास था ये वाला वर्नर्स की थ्योरी वाला, कैसे आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और ये वाला तो ये यहाँ पर हो गया है, ठीक है। जो बच रहा है वो सिर्फ VBT बच रहा है, तो ये यहाँ से समझ लो क्योंकि उसके क्वेश्चन दिखे नहीं मुझे, ठीक है। तो VBT वाला यहाँ से कर लो,
ठीक है, स्टेटमेंट ही है कुछ कुछ। क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, देखो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू वीबीटी। इनकरेक्ट कौन सा है वीबीटी के अकॉर्डिंग, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कॉज पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग कॉज करते हैं, ये बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो सीएन है वही तो पेयरिंग करवा रहा था। हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं, देखो सबसे पहले ध्यान रखो कि हमने क्या चीज़ किस में पढ़ी है। हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पढ़ा था कि यहाँ पर पेयरिंग होती है, यहाँ पर लो कॉम्प्लेक्स का बनता है, मेरे पास इनर ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। और जो मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं, तो वहाँ पे हाई ऑर्बिटल और आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कॉज पेयरिंग, तो ये बिल्कुल सही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग कॉज करते हैं। दूसरा, वीक फील्ड लिगेंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड मेरे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट जो है दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज आर पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ऑलवेज जहाँ पे भी वर्ड लग जाता है ना वहाँ पे हमें सोचना रहता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है। देखो हमने वीबीटी में 2-4 एक्सेप्शंस भी पढ़े थे, वही एक्सेप्शन की वजह से ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो गलत है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा पैरामैग्नेटिक नहीं होते। इनर ऑर्बिटल मींस क्या है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं होगा। हमने 2-4 केस जैसे NiNH3 वाला था, ठीक है, ये सारे केस जो NCERT में ही है उसमें क्या है, हमारे पास पैरामैग्नेटिक होना चाहिए लेकिन है क्या, वो डायमैग्नेटिक है। तो ऑलवेज की वजह से यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली पैरामैग्नेटिक, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता, क्योंकि जनरल केस में हमारे पास क्या होता है, इनर ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक ही होता है, लेकिन ये हमेशा ऑलवेज कर दिया, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। फिर लास्ट वाला है दैट इज पेयरिंग रिड्यूसेस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। जब हम पेयरिंग करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर हमने पेयरिंग कर दिया तो मेरे पास ये वाला पेयर हो गया, तो बस 4 अनपेयर्ड बचे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो अभी हमने देखा ना NI वाला, NI वाले में हमने क्या समझा है, NI वाले में हमने यही समझा है कि मेरे पास D8 था, ठीक है, D8 था, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 2 हो गए। क्यों 2 हो गए, क्योंकि इन 8 में मेरे पास क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। जो मेरे पास 5 ऑर्बिटल बने उसमें मेरे पास 2 ऑर्बिटल ही इनकम्प्लीट रहे, बाकी के जो वो थे 3 थे वो फिल हो गए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। तो पेयरिंग की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ऑफन डायमैग्नेटिक वाला, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक गलत है, कि डायमैग्नेटिक होते हैं, ये सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर वही कॉम्प्लेक्स बोल रहा है, CuNH3 दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या सही होगा, तो NH3 मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये मेरे पास क्या होगा, लो स्पिन बनाएगा, डायमैग्नेटिक बनाएगा। जैसे शायद मैं पैरामैग्नेटिक बोल रही थी, लेकिन नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले हमेशा क्या होते हैं, मतलब जनरली केस में क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला डायमैग्नेटिक होता है, सॉरी मैं पैरामैग्नेटिक बोल रही थी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला मेरे पास क्या होता है, इनर ऑर्बिटल होता है, लो स्पिन होता है और डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। याद रखना कि ये डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है NH3 वाला, तो ये मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मेरे पास क्या थे, C और N थे, और वीक फील्ड लिगेंड में मेरे पास ऑक्सीजन एंड हेलोजन वाले थे। तो नाइट्रोजन है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा और डायमैग्नेटिक बनाएगा, क्योंकि ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो गया 16 वाला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन किस पे थे, VBT पे थे। नेक्स्ट मेरे पास आता है CuF6 वाला, तो ये मेरे पास क्या है, हेलोजन है। हेलोजन है मतलब क्या हो जाएगा, हेलोजन है तो ये हो जाएगा मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड, और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, जो जनरली वाला केस होता है दैट इज, ये मेरे पास क्या बनाएगा, हाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल बनाएगा और पैरामैग्नेटिक बनाएगा, ठीक है। देखो जो मैं वो बोल दी उसको ऐसे ध्यान रख सकती हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला क्या करवाता है, पेयरिंग करवाता है।
तो अगर वो पेयरिंग करवाएगा तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तो जनरली केस में क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। और ये जो हेलोजन वाले हैं वीक फील्ड लिगेंड, इसमें पेयरिंग नहीं हो रही है, पेयरिंग नहीं हो रही तो अनपेयर्ड रह जाएंगे, अनपेयर्ड रह जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमेशा याद रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले हमेशा क्या होते हैं, जनरली केस में डायमैग्नेटिक होते हैं, और जनरली केस में वीक फील्ड लिगेंड वाले क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक्सेप्शंस दोनों में है। ठीक है, तो एक्सेप्शन को अभी छोड़ो, जो जनरल का केस है उस पर अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, विच वन शोज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जिसका मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा उसमें मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इन सब का मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट बताना और क्या कहते हैं करके भेजना। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन, एक ऑक्सीडेशन नंबर वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, और ये एक मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट वाला। ठीक है, तो इन तीनों का मैग्नेटिक, चारों का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। ऑप्शन तो दिया है, ये आंसर सी वाला सही होगा। ठीक है, तो करके भेजना। ठीक है, इसका उसके बाद आता है विच कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो नहीं करेगा, तो पेयरिंग शो वो नहीं करेगा जो मेरे पास क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले क्या करते हैं, पेयरिंग शो करते हैं। तो यहाँ पे CN है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, NH3 है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, CO है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड क्या हुआ, MnF6 हो गया। तो यहाँ पर कौन सा पेयरिंग शो नहीं करेगा, MnF6 वाला पेयरिंग शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इजी है या वैसे टाइप में है कि ऐसा आता होगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जैसे इसमें स्टेटमेंट आसान लिखी है, स्टेटमेंट उसमें कुछ और लिख देगी, लेकिन पूछेगा तो यही कॉम्प्लेक्सेस को पूछेगा जो कॉम्प्लेक्स NCERT में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है नॉर्मल। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें पूछा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या है कि इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, F है, फ्लोरीन है 6 है, 3 ऊपर है, तो मतलब Mn क्या है, +3 स्टेट में। देख लो Mn+2 में कितना होता है, Mn+2 में जो होगा, Mn+2 में क्या है, शक्तिवान करे मना। Mn+2 में क्या होता है, मेरे पास D5 होता है। Mn+2 में Mn+2 में क्या होता है, मेरे पास D5 होता है। तो अगर मेरे पास +3 में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, मेरे पास D4 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ही तो कम होगा, तो D4 हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 4 बचे। अगर मान लो यही मेरे पास D6 होता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये मुझे बताना। ठीक है, D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दैट इज 4, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, D4 है, दैट इज 4। D6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मुझे बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लीगेंड कॉज मैक्सिमम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन कराएंगे, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज़्यादा कौन सा है, CN है। ये कहाँ से पता हो सकता है, ये पता हम कर सकते हैं किससे, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी है उससे। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी तो एनर्जी का ही ऑर्डर दिया हुआ है, उससे पता कर लो, या तो डायरेक्टली हमें पता है C और N वाला मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और उसमें भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, CN नेगेटिव होता है। ठीक है, CN नेगेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इस वजह से मैक्सिमम पेयरिंग कौन करवाएगा, CN वाला करवाएगा। नेक्स्ट आपको वही देखो, द कॉम्प्लेक्स दिस इज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास CN है, तो ये मेरे पास कौन सा लिगेंड है, ये मेरे पास है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये मेरे पास क्या होगा, इनर ऑर्बिटल होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। आउटर ऑर्बिटल तो हो नहीं सकता किसी भी केस में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास बचा इनर इनर। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करवाते हैं, तो वो डायमैग्नेटिक नेचर में होता है। तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया नेचर। ठीक है, तो और कुछ नहीं। देखो फिर क्या बोल रहा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल आयन अकर्स। पेयरिंग कब होती है इलेक्ट्रॉन्स की, पेयरिंग जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो होती ही नहीं है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तब होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, कहीं मेंशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो जब मेरे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है उस टाइम पे मेरे पास क्या होती है, पेयरिंग अकर होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड कॉज मैक्सिमम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सही रिपीट हो गया, दैट इज CN नेगेटिव। ठीक है, फिर वही है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, इतना ही था इसमें। देखो मैक्सिमम पार्ट, मेजर जो पार्ट था क्वेश्चन का वो कवर हो गया है। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो उसके देख लेना, क्या कहते हैं,
PYQ देख लेना, उसी पे जो दिए हुए हैं नीट में, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करना। उसमें जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे मुझे भेज देना, मैं करवा दूंगी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन वही बेसिक पे बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट ले लो, VBT में जो एक्सेप्शंस है उनको ले लो, वर्नर्स में जो आयंस का आयोनाइजेशन वाला पार्ट है वो ले लो, और CFT में जो फॉर्मूला पार्ट है और स्प्लिटिंग वाला पार्ट है, ठीक है। वो जो मेरे पास T2G3 और EG वाला था उस पर मुझे क्वेश्चन मिला नहीं, इसलिए मैंने करवाया नहीं, ठीक है। उस पर क्वेश्चन देखना, PYQ में दिए हुए हैं, तो वो वाले क्वेश्चन कर लेना। उसमें कंफ्यूजन रहेगी तो मुझे भेज देना, मैं उसको समझा दूंगी, ठीक है। जो कुछ ना समझ में आओ बताना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है।